हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीएसएम क्लासेस में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सेकंड वीडियो। और आज टॉपिक है आपका रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है ना, जनरली आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, किसी भी मटेरियल के थ्रू करंट पास करते हैं, डिफरेंट मटेरियल के थ्रू करंट पास करते हैं। ठीक है ना, सेम साइज का मटेरियल हम ले लें, उसमें जब हम करंट पास करते हैं तो करंट की वैल्यू अलग अलग आती है, डिफरेंट वैल्यू आती है। ठीक है ना, ठीक है। व्हाट रीजन बिहाइंड इट, कि ये अलग वैल्यू क्यों आ रही है, डिफरेंट वैल्यू क्यों आ रही है, जबकि सेम साइज का मटेरियल है। ठीक है ना, तो आप देखें जब भी किसी मटेरियल के थ्रू या हम कहें किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट पास करते हैं तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट का अपोज करती है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है? जो करंट का अपोज करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। राइट। तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, रेजिस्टेंस को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और सब्सटेंस बोले ऑफ एलिमेंट which opposes the flow of electricity। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोले दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। बात समझ में आए? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझ लीजिए, फ्लो ऑफ करंट समझ लीजिए। ठीक है ना, तो उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हर एक मटेरियल का डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस को अपोज करने का। आप जानते हैं कि सिल्वर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। क्यों? उसके थ्रू अगर हम सोर्स कनेक्ट करते हैं तो स्मूथली करंट फ्लो होती है। ठीक है ना, और सेम साइज का मटेरियल अगर हम अदर मटेरियल लेते हैं, जैसे कॉपर लें, ठीक है, उसके थ्रू करंट पास करेंगे तो उसमें भी स्मूथली करंट फ्लो होगी, बट करंट सेम साइज ऑफ मटेरियल फॉर सेम सोर्स आपके सिल्वर में ज्यादा करंट फ्लो होगा और कॉपर कंडक्टर में कम करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, और वो प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपका है ओम। ठीक है, OHM ओम, इसी से मेजर करते हैं और इसका सिंबल आपका होता है ये इस तरह से। ठीक है, ओमेगा इसे बोलते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। क्लियर? रेजिस्टेंस को जनरली हम कैपिटल आर या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और वैसे फिजिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स सर्किट में जब हम यूज करते हैं किसी कंडक्टर के मटेरियल को रेजिस्टेंस हमें शो करना होता है, तो यहाँ पे इस तरह से जिगजैग लाइन हम ड्रॉ करके दिस इज द रेजिस्टेंस आर ऑफ मटेरियल, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो आई थिंक रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा।
रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट्स जिसके थ्रू हम करंट पास करते हैं जिस मटेरियल के थ्रू, और कौन सी प्रॉपर्टी है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। ठीक है ना, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है तो हम देखते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, राइट, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ऑन दीज फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है ना, कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब कैसे डिपेंड करता है इस चीज को हम देखें। देखिए लेंथ मीन्स एल, इसको एल से रिप्रेजेंट कर, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर टी। तो देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, करते क्या है, इस तरह के एक सर्किट आप डिजाइन कर लें। ठीक है ना, यहां पर समझे, यहां पर इजीली समझ में आ जाएगा। एक यहां पर एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहां पे आपका की है, और एक सोर्स कनेक्ट कर देते हैं यहां पे। ठीक है ना, और इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब ये टर्मिनल जो है ओपन कर रखा है, यहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का कंडक्टर ले लेते हैं सेम साइज का। ठीक है ना, सेम साइज का मटेरियल ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेंथ एल तीनों का है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए तीनों का सेम है, राइट। मटेरियल आपका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का हमने ले लिया। ठीक है ना, जैसे आप ले लीजिए, इससे सिल्वर ले लेते हैं, इससे कॉपर ले लेते हैं, कॉपर का मटेरियल है, और ये आयरन का मटेरियल है, Fe। ठीक है ना, आयरन राइट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल मैंने लिया, एक सिल्वर की रॉड लिया, एक कॉपर की रॉड लिया, और एक आयरन की रॉड लिया, राइट। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके हमने कनेक्ट किया। एक बार क्या किया कि इसके यहाँ पे हमने सिल्वर की रॉड को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर V वोल्ट जो है सेल है, जिसका ईएमएफ E है। जैसे अप्लाई करेंगे इसके थ्रू करंट पास होगा आपका। ठीक है ना, करंट पास होगा इस तरह से। कितना करंट पास होगा, सपोज मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो अब इस ड्यूरेशन हम क्या करेंगे, एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की, ये वोल्ट मीटर है, इसके क्रॉस कनेक्टेड है कंडक्टर के क्रॉस, और सर्किट सीरीज के साथ एमीटर कनेक्टेड है। एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं इसका रेशियो का V/I। ठीक है ना, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे तो यहां से इनके रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स तीनों मटेरियल के लिए 1 बाय 1 करके रीडिंग नोट करके रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखते हैं कि जो सिल्वर है, सपोज इसका रेजिस्टेंस आपका R1 आ रहा है, कॉपर का रेजिस्टेंस आपका R2 आ रहा है, और आयरन का रेजिस्टेंस R3 आ रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, R1 लेस देन R2 लेस देन R3 आएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो
R1 लेस देन R2 लेस देन R3 आएगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें, देखिए इससे क्या पता चला, हमने क्या कंडक्टर किस तरह से लिया था, सेम लेंथ का लिया था और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का लिया था, बस मटेरियल आपका चेंज हो रहा है, बाकी साइज वैल्यू फिक्स है। तो इस कंक्लूजन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। डिफरेंट कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम साइज का वेरी हो रहा है, दैट मीन्स उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहां से एक तो नेचर का कंक्लूजन चल जाता है, जो थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल पे, इस बेसिस पे। सेकेंड केस अगर इसी तरह से देखा जाए, ठीक है, पास में आ गया कि इस बात से क्या पता चला कि हमने सेम साइज का मटेरियल लिया, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है ना। और 1 by 1 करके इसके क्रॉस कनेक्ट किया, वोल्टेज और करंट का रेशियो फाइंड आउट किया। तो देखिए रेशियो की वैल्यू जो आती है अलग अलग आती है, ठीक है। तो एक डेटा के अकॉर्डिंग सिंपली आइडिया लिया गया कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसके थ्रू स्मूथली करंट फ्लो होता है, इससे उसके बाद कॉपर का आ जाता है, आयरन का आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होगा और सिल्वर से ज्यादा आपका कॉपर का रेजिस्टेंस होगा, देन आयरन का होगा। तो R1 लेस देन R2 लेस देन R3। यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया कि जो मटेरियल है, मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है मटेरियल के नेचर पर डिपेंड, नेचर से मतलब डिफरेंट मटेरियल, आप इस तरह से समझ लें, ठीक है ना। चलिए तो इसे मैं रब करता हूं। देखिए अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि एक ही कंडक्टर लिया, एक ही मटेरियल का लिया, ठीक है ना। ये कंडक्टर हमने लिया, सपोज सिल्वर का आपने ले लिया, ठीक है ना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यहां समझे, वॉल्यूम इज इक्वल टू AN होगा इस कंडक्टर का, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहां पर कनेक्ट किया और वोल्टेज और करंट का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो यहां से हमें रेजिस्टेंस R आपका निकल के आ जाएगा, R इज इक्वल टू V/I, ठीक है। ये सिल्वर का रेजिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या किया, सेकेंड केस में सेम वॉल्यूम का कंडक्टर, वॉल्यूम चेंज नहीं होना है, सेम वॉल्यूम का कंडक्टर, इसका लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया और क्रॉस सेक्शनल रिड्यूस कर दिया, मतलब इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद साइज ये हो जाएगी, लेंथ सपोज मान लो L1 हो गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 आ गया, राइट। अगेन इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल पे हमने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद अगेन वोल्टेज और करंट की रीडिंग लिया। तो यहां से हम ये देखते हैं कि इस केस में जो रेजिस्टेंस R1 आएगा V1/I1, ठीक है ना, ठीक है। तो वैल्यू ये बढ़ जाती है, वैल्यू R1 की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स R1 जो होगा, R1 ग्रेटर देन R होगा। ये देखिए प्रैक्टिकली डेटा जो दिया गया हम डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे हैं किस तरह से कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इस केस में देखेंगे कि R1 की वैल्यू R से ज्यादा आती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब लेंथ इंक्रीज करने पे क्या हो रहा, मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जहां हम कहें क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करने पे मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना। दैट मीन्स इस केस में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L की हो जाएगा। बात समझ में आया, दोबारा देख लें। हमने क्या किया कि कंडक्टर लिया, सपोज हमने सिल्वर का कंडक्टर लिया जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे कनेक्ट किया, एमीटर वोल्टमीटर रीडिंग हमने नोट कर लिया, ठीक है। एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग आ जाएगी, तो इनको हम डिवाइड करके V/I रेशियो की हेल्प से रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया, खींच करके स्ट्रेच कर दिया, ठीक है ना। स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, राइट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा। बट वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम रिमेंस सेम रहेगा। वॉल्यूम इस केस में भी यहां पर ध्यान दें, वॉल्यूम क्या रहेगा, A1 L1 आ जाएगा। तो दोनों केस में वॉल्यूम रिमेंस सेम रहेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स AL इज इक्वल टू A1 L1 रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। अब इस कंडक्टर को उठाया, यहां पे कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद की को ऑन किया और वोल्टमीटर एमीटर रीडिंग नोट कर लिया।
सपोज V1 I1 आया, इनका रेशियो फाइंड आउट किया तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब कंपेयर करेंगे R1 और R के बीच, देखेंगे R1 की वैल्यू R से ज्यादा है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन तो ये निकलेगा ना कि लेंथ इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनल मतलब कि एक क्वांटिटी बढ़ा रहा है तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोला जाता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो अब इसमें देख रहे हैं जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का रिड्यूस हो रहा है, तो इसी की बेसिस पर कंक्लूजन ये भी हम निकाल सकते हैं कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इसे मैं रख देता हूं, तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। दैट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इनको हम कंबाइन कर दें तो हमारे मिल जाता है इस तरह से R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, राइट। या इसको किस तरह से राइट कर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है ना। रो क्या होता है, कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रो इज ए कांस्टेंट विच इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। तो यहां से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो इनटू L/A, ठीक है ना। इसे याद रखना है और इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो रो हम देख रहे हैं, रो हर एक मटेरियल के लिए क्या होता है, वैल्यू अलग अलग आती है। तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल्स, ठीक है ना। हर एक मटेरियल का रो क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस सेम हो सकता है बट रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक तो बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अगर यहां पर हम देखें, इसमें लेट L इक्वल टू 1 मीटर ले लें, 1 मीटर ले लें और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें। इस केस में R इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो यहां से देखिए एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं किस तरह का, अगर मीटर क्यूब एक लिया जाए, मीटर क्यूब लें, ठीक है ना। मीटर क्यूब दिखाता हूं आपको इस तरह से, एक हमने मीटर क्यूब ले लिया, राइट। और मीटर क्यूब के अपोजिट फेसेस, ठीक है ना, अपोजिट फेसेस के अक्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं R, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस R आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मटेरियल की रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, मटेरियल की रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, मीटर क्यूब लिया हमने, इसके क्रॉस एक सोर्स कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करके वोल्टेज मेजर कर लेंगे, और यहाँ पे मीटर, यहाँ पे क्या करेंगे, एक मीटर कनेक्ट करेंगे इसके थ्रू, एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, R इक्वल टू V/I से रेशियो में मिल जाएगा, जो ये रेशियो आएगा रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और चूंकि मीटर क्यूब है, डायमेंशंस 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है और 1 मीटर हाइट है, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब फॉर्म हो जाता है। तो यहां से इस फार्मूले से हमने देखा इस मीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आइए इस पे बेस एक न्यूमेरिकल हम लोग अच्छा से करते हैं, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। बात समझ में आया कि एक हमारे पास कंडक्टर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है, राइट। अब इसको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। हमने किया किस करके स्ट्रेच किया,
और इसकी लेंथ को, इसकी जो भी ओरिजिनल लेंथ है, इसकी लेंथ का n टाइम्स हमने कर दिया, ठीक है ना, n टाइम्स कर दिया. देन आफ्टर स्ट्रेचिंग what will be the resistance of, क्या करा, what will be its new resistance, what will be its new resistance, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. बात समझ में आ गया. एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R गिवन है, ठीक है ना, इसका कुछ भी लेंथ हमने ले लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया. अब इसको जब स्ट्रेच करेंगे, कितना स्ट्रेच करना है, n टाइम्स करना है इसके लेंथ का, ठीक है, n टाइम्स हमने लेंथ का स्ट्रेच कर दिया. तो अब न्यू जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन. अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. एक काम करते हैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. बिफोर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग. ठीक है ना. जब ओरिजिनल कंडक्टर्स है, बिफोर स्ट्रेचिंग से मतलब है ओरिजिनल कंडक्टर्स, आपको जो दिया गया है ओरिजिनल कंडक्टर, ठीक है ना. तो सपोज जो कंडक्टर गिवन है आपका इस तरह से, ठीक है ना, इसका लेंथ L सपोज कर लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है ना. कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा कंडक्टर का, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा आपका A, ठीक है ना. किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ होता है. तो यहां से वॉल्यूम इक्वल टू AL आ जाएगा, राइट. आफ्टर स्ट्रेचिंग, अब इस कंडक्टर को हमने क्या किया, खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया इस तरह से, ठीक है ना. तो इसका लेंथ चेंज हो जाएगा, L' हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा. ऑल्सो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज स्ट्रेच करेंगे तो वायर का क्या होगा, लेंथ चेंज के साथ साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होता है, ठीक है. तो लेंथ L' हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. हम कितना स्ट्रेच कर रहे हैं, n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, दैट मीन्स L' इक्वल टू कितना है, NL, ठीक है. अब इस केस में देखिए, जब हमने स्ट्रेच किया वायर का तो इसका लेंथ L' आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A' है. इस केस में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा बताएं. तो अगेन ये भी आपका सिलिंड्रिकल शेप में होगा, तो वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, दैट मीन्स A' इंटू L' होगा. अब देखिए क्या है कि सेम कंडक्टर है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है और लेंथ चेंज हो रहा है. बट क्या होगा, मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वही मटेरियल है, उसमें किसी तरह का डिग्रेडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई चेंज, बस केवल स्ट्रेच उसे कर रहे हैं. इस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा इस तरह के मटेरियल को, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है ना. तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि AL इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL' हो जाएगा. या यहां से हम इस बात को देख सकते हैं इस तरह से, इसको A', इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं कि A/A' इक्वल टू L' अपॉन L. इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना. यहां पर देखिए L' इक्वल टू NL है, दैट मीन्स अगर हम L' की वैल्यू पुट कर दें, NL अपॉन L, LL कट जाएगा, आ जाएगा N, दैट मीन्स A अपॉन A' का रेशियो इक्वल टू L' अपॉन L इक्वल टू N आ जाएगा. बात समझ में आया. चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यहां पर देखें, यहां पे लेके मैं चल रहा हूं इस कॉर्नर पे. देखिए आप जानते हो कि R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A होता है, ठीक है ना. R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है. रो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, L लेंथ, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है. उसके बाद जब हम स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R' हो जाएगा. रो नहीं चेंज होगा, रो रिमेन्स सेम रहेगा, ठीक है ना. लेंथ वेरी कर रहा है, L' अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से R अपॉन डिवाइड करना इस तरह से R' अपॉन R, ठीक है. R' को R से डिवाइड करेंगे
क्या आ जाएगा एल डैश अपॉन ए डैश, इस तरह से रो रो कट जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एल डैश अपॉन ए डैश डिवाइडेड बाई एल अपॉन ए, और इसे सिंप्लीफाई करें तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। बात समझ में आया? ठीक है ना, ये आपका आ गया यहाँ पे ए डैश ए अपॉन ए डैश, ये आपका। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल, एल डैश अपॉन एल क्या है, एन है, एन पुट कर दें, ठीक है, इंटू ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश क्या है, एन है, एन इंटू एन क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एन स्क्वायर, आर डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर इंटू आर। बात समझ में आया? इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था, बस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझना है, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें।